हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऑब्वियसली आज के स्टॉक मार्केट का सबसे नंबर वन स्टॉक जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, सबसे ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा था एंड जो टाइटल में आप लोगों ने देख भी लिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनके ओर से कोई भी चिंता का विषय देखने को नहीं मिल रहा है, बट जो नए शेयर होल्डर्स है उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो चुका है एंड उन्हीं के सवाल यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आ रहे हैं, सर अभी क्या करें, क्या एग्जिट कर ले और कितना गिरेगा, क्या नीचे लेवल से बाय कर ले। जितने भी सवाल के जवाब है वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, बट वीडियो के शुरुआत में ही बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों कि रिलायंस का शेयर मेरे पास भी है। अगर आपको ये लगता है कि इसके फेवर में मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप लोगों ने उन चीज़ों को निगलेक्ट करना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ भी कंसल्ट करना चाहिए, राइट। तो चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर भी दे दिया है, मतलब जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ही शुरुआत करेंगे। निफ्टी का टॉप लूज़र भी आज हम लोग को रिलायंस ही देखने को मिला है। लगभग 5.58% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट होती है एंड खास करके स्टॉक का नाम जब रिलायंस है जो कि सेकेंड नंबर का स्टॉक है वेटेज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। 1935 के आसपास अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जितने भी सपोर्ट लेवल थे वो सब कुछ आज देख सकते हो आराम से ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। अगेन यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्योंकि रिलायंस का बिजनेस अगर हम लोग देखते हैं तो मेनली O2C बिजनेस रहता है, उसी के साथ साथ रिलायंस का रिटेल का बिजनेस है एंड रिलायंस का जियो का बिजनेस है। उसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो भी देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें चल रही है वो भी देखना है एंड आने वाले जो समय रहेंगे रिलायंस के लिए, ये जो साल है 2021 2022, वो रिलायंस के लिए कैसा हो सकता है, उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगती है वो मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करने वाला हूँ। जितना आप लोगों को सही लगे उस पॉइंट्स को आप लोग नोट करके रख सकते हो। जो चीज़ें आप लोगों को वैल्यूएबल नहीं लगती है उसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो एंड एडिशनली अगर आपको कोई भी पॉइंट लगता है तो आप अपनी भी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे रिलायंस के नंबर्स के बाद रिलायंस में गिरावट होना मतलब बाजार हम लोग क्लियर कट कह सकते थे कि रिलायंस के नंबर से ज़्यादा उम्मीदें क्लियर कट लगा के बैठा हुआ था। बट इससे रिलेटेड भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि इस वक्त के जो नंबर्स है उसको देखने के बाद बाजार में कुछ अलग ही हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। फिलहाल हम लोग उसको यहाँ पे इस पॉइंट में कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले जो दिक्कतें यहाँ पे हो रही है, सर क्या एग्जिट कर ले, तो ये एग्जिट का सवाल वही लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने रिलायंस में अभी अभी एंट्री की है। अभी अभी मतलब जब मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को बात दिखा दूँ एक साल का परफॉर्मेंस, ये एक साल के परफॉर्मेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी जिसने भी निवेश किया होगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि आज भी वो 30% से ज़्यादा के मुनाफे पे ही बैठे हैं। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 30% के आसपास जिन लोगों ने यहाँ पे गिरावट में ख़रीदा होगा, मतलब एग्जैक्टली तो ख़रीदना नामुमकिन है बट स्टिल जिन्होंने भी ख़रीदा होगा वो तो लगभग मतलब अगर मैं बात करूँ तो वो 120% के फ़ायदे में बैठे हुए हैं, बट प्रैक्टिकली हम लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे, ना यहाँ के लोगों का है ना कि यहाँ के लोगों का, ना कि यहाँ के लोगों का, प्रॉब्लम इस लेवल वाले का है। मतलब जिन लोगों ने रिलायंस को हायर लेवल पे बाय किया है, क्या हायर लेवल पे बाय करना गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। कौन सा ना कौन से स्टॉक का वो जो हाई रहता है वो कभी ना कभी 52 वीक लो भी बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को देखना है जब हम लोग ऐसे कभी भी हायर लेवल पे बाय करते हैं फॉर एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि क्या वो स्टॉक आगे कैपेबल है उतना कि वो आज का हाई को आने वाले समय में 52 वीक लो भी बना पाएगा, मतलब इतने हायर लेवल पे वो क्या जा पाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अपनी भी स्टोरी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ अलग अलग इसमें कि यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि ये भी उसका एक लेवल हाई लेवल पर था। कौन सा, अगर हम लोग बात करें 500 का भी लेवल 2016 की बात करें, बट वो भी कभी तो ब्रेक हो गया। उसके बाद ये भी उसका हाई लेवल था, ये भी हाई था। अच्छे स्टॉक हमेशा हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को, ये मैं क्यों बता रहा हूँ हिस्ट्री का पैटर्न, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है क्या एग्जिट कर ले, ये प्रोबेबली जो हायर लेवल पे यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने अभी अभी रिलायंस को बाय किया होगा, अभी अभी मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अक्टूबर या फिर अगर मैं बात करूँ सितंबर अक्टूबर में जिन्होंने बाय किया होगा, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म में इसको बाय किया होगा तो उन्हीं के दिमाग में ये सारे सवाल आ रहे हैं क्या हम लोग एग्जिट हो जाए। जो लॉन्ग टर्म वाले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप देख सकते हो 5 साल पहले जिसने भी इस शेयर को खरीदा होगा वो आज भी अगर देखा जाए तो आराम से 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न पे बैठा हुआ है। ओवरऑल जो ये सवाल मैक्सिमम जिनसे आ रहा है वो कैटेगरी आप लोगों को समझ में आई होगी, वो वही कैटेगरी है जिन लोगों ने अभी अभी निवेश किया है, राइट। तो उनको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, उसके बाद जो आपको सही लगे वो डिसीजन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो।
सो दोस्तों सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, रिलायंस के ये गिरावट में कितना कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं देख लेते। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 42% के आसपास डिलीवरीज उठाई जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिलायंस में इतना एवरेज होता ही है, जब भी स्टॉक गिरता है तो इतनी 40% 35% के आसपास तो डिलीवरीज होती ही है, राइट। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग यहाँ पे मतलब पूछ रहे थे क्या हम लोग एग्जिट करें, जिन्होंने अभी अभी एंटर किया है पुराने शेयर होल्डर को मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता की बात रहेगी। एंड जो मेरे चैनल से 2 साल से जुड़े हुए हैं मुझे नहीं लगता कि उनको इस गिरावट का कोई भी असर हुआ होगा। ये असर उन्हीं के ऊपर होता है जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने गिरावट फर्स्ट टाइम देखी होती है, उनको ये डर लगता है। बट जो लोग पुराने होते हैं उनको पता है हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। एनीवेज, सो जो लोग नए हैं उनको यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट यहाँ पे बताने वाले, जैसे कि रिलायंस। अभी रिलायंस का पूरा वजूद किसके ऊपर है, 3 बिजनेस के ऊपर है हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले जियो। सो जियो का अगर हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया तो पिछले भी Q3 के नंबर से, जैसे मैंने बताया, मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो मुझे जियो में कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। जियो के नंबर्स बहुत ही शानदार थे, क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट थी, ईयरली बेसिस भी इंप्रूवमेंट थी। सो जियो की तरफ से कोई भी गड़बड़ी नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। अरपू भी अगर हम लोगों ने देख लिया, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को मेंटेन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। देखिए 19-20 सभी जगह पे रहेगी, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो जियो की तरफ से कोई भी तकलीफ नज़र नहीं आ रही है किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं रिलायंस का रिटेल का बिजनेस। यस, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि रिलायंस का बहुत ही बड़ा बिजनेस फ्यूचर में बन सकता है, राइट, एंड जियो से भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिले, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के बिजनेस बहुत ही शानदार है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम लोग बात करें रिटेल के बिजनेस में हम लोग को 2000 करोड़ का गिरावट देखने को मिला था, राइट। जो कि मैंने आप लोगों को रिजल्ट के दिन भी आप लोगों को बता दिया था कि रिटेल के बिजनेस में एक हम लोगों को कमतरता यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ये एक पॉइंट ज़रूर है। उसी के साथ साथ क्या सऊदी अरब को की जो डील है उससे रिलेटेड क्या हुआ वो भी हम लोग जानेंगे। अमेज़ॉन के साथ इनका जो पंगा चल रहा है उससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को ये जो पूरा पॉइंट है वो देखना पड़ेगा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो। सो रिलायंस रिटेल की जैसे मैंने बात की रिजल्ट के हिसाब से, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे हम लोगों को गिरावट ज़रूर नज़र आ रही थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा चल रहा था। सो सर ये ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट है मतलब क्या ख़राब हो गया? बिल्कुल भी नहीं, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ें चलती रहती है। ऐसा कोई भी ये नहीं रहेगा परफॉर्मेंस कि हमेशा वो ऊपर ही चला जाए, वो हमेशा आप लोगों को अप डाउन्स में ही देखने को मिलता रहता है। देन अगर हम लोग बात करें रिलायंस का O2C बिजनेस, वो भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ही पुराने टाइम से वो स्ट्रगल ही कर रहा है। हमेशा जियो एंड रिटेल ये 2 ही बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट O2C बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जरूर कर रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी भी उस लेवल पे देखने को फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया रिलायंस के नंबर्स का, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन, मतलब रिलायंस से रिलेटेड हम लोग कुछ बात करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो देख ली, तो यहाँ पे मैं वापस कहना चाहूँगा जो सच है वही बोलना चाहूँगा कि 2021 रिलायंस के लिए ज़रूर यहाँ पे मतलब नॉर्मल इसमें अगर हम लोग बात करें तो ज़रूर यहाँ पे तकलीफ वाला यहाँ पे रह सकता है। सो तकलीफ वाला है तो क्या एग्जिट करें? अरे हर वक्त ऐसे एग्जिट करने की बात नहीं होनी चाहिए। मैं वापस आप लोगों को कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये इतनी आसान बात नहीं होती है। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बोलने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा, बट जब एक्चुअल में निभाने का टाइम आएगा, मतलब प्ले करने का टाइम आएगा, सो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। मैं आप लोगों को इससे पहले भी बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि कोई भी स्टॉक आप मेरे सामने एग्जांपल मतलब कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको हर एक स्टॉक के हिस्ट्री में कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर देखने को मिलेगी। कोई भी स्टॉक ऐसा ऊपर नहीं जाता है, वो अप्स डाउन्स में ही ऊपर जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कंपनी में जो अप डाउन्स यहाँ पे चल रहे हैं, राइट, जो तकलीफें अभी इन स्टॉक्स में हम लोग को देखने को मिल रही है, अभी हम लोग बात करें रिलायंस की, तो ये कितने हद तक इस स्टॉक को डैमेज करवा सकती है, ये हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। एटलीस्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर रहा हूँ। सो 2021 के लिए मैं बात करूँ तो रिलायंस के खुद के परफॉर्मेंस के हिसाब से रिलायंस हम लोग को इस पूरे साल तक, हम लोगों को पूरा साल तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बट स्टिल अगर नॉर्मल यहाँ पे चलता रहा है तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस हम लोग के कंसल्टेशन फेज़ में ही या फिर बहुत ही छोटा सा जंप दिखा सकता है, बहुत ही छोटा सा। बहुत ही बड़े जंप के लिए आप सभी लोगों को पता है एक्सटर्नल कोई न्यूज़ आ गई तो वो अलग ही बात है। कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया, कोई O2C में बिजनेस करने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया, सऊदी अरब की डील कंप्लीट हो गई, अमेज़ॉन ने विड्रॉ कर लिया अपना केस, ऐसे कुछ अनअवॉइडेबल चीज़ है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऐसी कुछ हो जाती है चीज़ें तो वो भाग सकता है, बट अगर हम लोग नॉर्मल इसमें सिचुएशन की बात करें तो शायद से रिलायंस में जिस रफ्तार से आप लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शायद से हम लोग को धीमी ही देखने को मिल सकती है। सो इसका अर्थ क्या एग्जिट
ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हमेशा आप लोगों का एक ही रहता है कि अगर फास्ट रिटर्न नहीं मिल रहे तो एग्जिट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना होता है। हमेशा हम लोगों को सिक्योर्ड स्टॉक में रहने का होता है, लार्ज कैप स्टॉक में रहने का होता है, एंड हर एक स्टॉक का एक कंसल्टेशन हो जाने के बाद वो जंप ज़रूर करता है। जैसे कि मैंने रिलायंस के भी बीच में वीडियो बनाए थे, अगर आप इसका लंबा चार्ट देखोगे तो यहाँ पे बीच में ये एक बहुत ही लंबे कंसल्टेशन फेज में था एंड उसके बाद ये जंप करके यहाँ पे आगे बढ़ा है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि अगर आपका नज़रिया वाकई में लॉन्ग टर्म का है तो ही आप ऐसे स्टॉक के साथ रहना, वरना आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे लोगों के खुद के एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही भागेगा, अभी 100% का रिटर्न मिलेगा, 200, ऐसा कभी भी नहीं रहता है, इतना आसान मार्केट नहीं रहता है। एंड लार्ज कैप स्टॉक में तो ऐसे जंप बार बार पॉसिबल यहाँ पे नहीं होते। सो हकीकत वाली अगर मैं बात बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो ये साल में हम लोगों को वो एक नॉर्मल ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के चांसेस बहुत ही रेयर है। हाँ, बाहर के एक्सेप्शनल न्यूज़ आ गए तो बात अलग है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि अगर ये इतना ही स्लो यहाँ पे चलने वाला है तो हम लोग सबसे पहले एग्जिट कर लेते हैं एंड उसको नीचे से बाय कर लेते हैं। ये सबसे कॉमन सवाल होता है, बट आपको सच बता दूँ ये किसी को पता ही नहीं होता है कि एग्जिट आप कर लोगे, चलो कल सेल कर लिया, बट बाय कब करेंगे ये किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता होता है। अभी हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते, फॉर एग्जांपल जो लोग बोल रहे हैं, एंड कल कोई भी अच्छी न्यूज़ आ गई तो सडनली वो रिएक्ट होकर आराम से 100 पॉइंट्स भाग जाता है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कवर करने चाहिए। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो एक ग्रोइंग स्टॉक है। ये दोस्तों मैं अभी भी अपने पर्सनल में बात करना चाहूँगा कि जो ये बिज़नेस कर रहे, जियो का बिज़नेस की मैं बात करूँ या फिर उससे सबसे बड़ा बिज़नेस कोई है तो रिटेल का बिज़नेस। मैं इससे पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुका था कि जो इंडिया का जो रिटेल का बिज़नेस है ना, ये इतना बड़ा है, तो उसमें से सिर्फ इतना ही कवर हो चुका है। ये बाकी का इतना जो बिज़नेस आपको देखने को मिल रहा है ना रिटेल का, वो अभी तक खाली पड़ा हुआ है। सो रिटेल के बिज़नेस की अगर हम लोग बात करें, जितने भी रिटेल की कंपनी है वो सारे के सारे एक ग्रोइंग बिज़नेस के अपॉर्चुनिटी में, इसीलिए तो अमेज़ॉन इतना कोशिश कर रहा है, क्यों टाटा यहाँ पे रिटेल के बिज़नेस में ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, क्यों डीमार्ट यहाँ पे कोशिश कर रहा है, क्योंकि रिटेल का बिज़नेस बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे होता है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पे रिलायंस की जियो की बात करें या फिर रिटेल की बात करें, ये इस स्टॉक को ग्रोइंग मोड में लेके चला जाता है। सो ये फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही लंबी अवधि तक जिसको खेलना है ना, उसके लिए ये स्टॉक सही है। अगर आप लोग बहुत ही जल्द पैसा कमाना चाहते हो तो फिर शायद से आप लोगों की एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से फुलफिल नहीं हो पाएगी। इस स्टॉक से नहीं, किसी भी अगर आप लोग लार्ज कैप स्टॉक से देखोगे कि क्विक पैसा आपको बनाना है तो उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये क्या है, जियो। अभी ये जियो का ग्राफ में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बीच में लगभग 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आया था। अभी मैं बात करूँ फेसबुक का, तो आप देख सकते हैं फेसबुक ने कितना स्टेक खरीदा है जियो में, 10%, 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। क्या आपको लगता है उनका इन्वेस्टमेंट क्या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए? वो हमेशा लंबी अवधि के सोचती है। उसी के साथ साथ सिल्वर लेक 5,600, उसी के साथ साथ विस्ता आप लोग देख सकते हो 11,000, राइट। ये सारे इन्वेस्टमेंट ये एक ही चीज़ बताती है कि ये आगे ग्रोइंग मोड में है कंपनी, ये आगे बहुत चले जाएगी, तभी हम लोगों को इसका जो ग्रोथ है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर अगर आप लोग यही एक्सपेक्ट करते रहोगे कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे रिटर्न मिलते जाए, फटाफट ये स्टॉक ऊपर भागते रहे, जो कि ऑलरेडी भाग चुका है। मैं वापस याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को कि पिछला साल इतना कुछ हो चुका है, आज भी हम लोग अगर बात करें प्रॉफिट में ही बैठे हुए। बट दिक्कत है किनको है, जिन लोगों ने अभी अभी एंटर किया है उनको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही है। जिन्होंने 1 महीने पहले भी बाय किया ना, उसका भी नेट लॉस अगर आप देखोगे तो 3% के आसपास रहेगा। चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए चार्ट मैंने ओपन किया, 1 महीना का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो 1 महीना पहले आप इसको बाय कर लेते हैं एंड अभी तक की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए 3% के आसपास, 3.5% के आसपास ये नेट गिरावट अगर मैं बात करूँ। सो ओवरऑल कहानी में क्या बताना कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पे टॉप लेवल पे बाय किया होगा, सो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो इसके पुराने शेयर होल्डर है वो सारे के सारे प्रॉफिट पे ही बैठे हुए हैं। हाँ, उनको एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, वो उनके ऊपर है। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक ये ग्रोइंग कंपनी है एंड इसमें जो आप लोगों को बड़ी रैली की उम्मीदें रहती है वो आप लोगों को बहुत लंबी अवधि तक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। अगर आप नियर बाय पीरियड में अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पे हो सकती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा
कि अगर किसी के पास अगर रिलायंस रहेगा तो देखिए लॉस में बेचने वाले ये स्टॉक है ही नहीं। कैसा लगेगा कि रिलायंस में मैंने लॉन्ग टर्म निवेश किया और लॉस में बेच दिया। मैं बहुत बार वीडियोस बनाता हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक लोग लॉस में बेचना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बाय करने के बाद वो भागना ही चाहिए था। ऐसे बहुत वीडियो में बनाता ना, वो क्या सीरीज़, कसम खा लो स्टॉक नहीं बेचोगे करके। अब चेक कर लेना उसके प्लेलिस्ट में, लोग HCL टेक्नोलॉजी, TCS, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स को भी लॉस में बेच के तैयार हो चुके हैं। हालांकि मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया था कि हो जाएगा कभी ना कभी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम यही पे होती है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, फटाफट रिटर्न मिलने चाहिए, अभी के अभी होना चाहिए। सो यही सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिलती रहती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा, जो लोग ऑलरेडी पुराने शेयर होल्डर्स हैं, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर आपको लगता है कि आने वाला ये साल दिक्कतें भरा रहेगा तो आप कर सकते हो, मैं आपको रुकूंगा नहीं। बट जिन लोगों ने अभी अभी एंटर किया है तो लॉस में निकलना ये हमेशा, मतलब इतने बड़े कंपनी में, एंड खास करके जो लोग ये बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, राइट, तो उनके लिए तो एक गलत बात है। शॉर्ट टर्म की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं। शॉर्ट टर्म में कितना कुछ होता रहता है, राइट, कितना भी आप अच्छे नंबर दे दो वो गिरेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए वो सारे कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस देती है। सो यही कहना चाहूँगा, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप चाहो तो होल्ड करके यहाँ पे चल सकते हो। एटलीस्ट आप लोगों ने लॉस में नहीं बेचना चाहिए, इतना मुझे यहाँ पे लगता है। बट एज यूजुअल जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक मेरे पास भी है, तो अगर आपको ये लगेगा कि मैं आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ज़रूर आप अपना डिसीजन खुद के बेसिस के ऊपर ही लेना चाहिए, राइट। मैंने सिर्फ अपना एक सपोर्ट लेवल आप लोगों को यहाँ पे, सपोर्ट लेवल मतलब एक वीडियो आप लोगों के सामने यहाँ पे बता दिया, जो देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत मदद यहाँ पे हो सकती है। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट करना एंड उसके बाद ही डिसीजन यहाँ पे लेना। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख लेना कि फटाफट आपको रिटर्न मिलेंगे किसी भी स्टॉक में। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में, TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, HCL टेक हो, राइट, किसी भी स्टॉक में फटाफट एक्सपेक्टेशन नहीं रखने होते। आराम से मार्केट आपको कमा के देता है, राइट। सो आई आशा करता हूं दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अगर आपको कोई भी एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐसा लगता है मैंने स्किप किया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे बता सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।